Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. In this very video, I am going to explain for you the textual questions and the literary devices and related questions of the poem Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. In our previous video, we have gone through the text of the poem and also the summary of the very poem. And today I am going to explain for you it is textual questions, and they are like this. What are the feelings of the palanquin bearers as they carry the princess inside the palanquin? जो ये palanquin bearers हैं, जो ये पालकी उठाने वाले हैं, उनकी उस टाइम क्या फीलिंग होती है जब ये इस प्रिंसेस को, इस ब्राइड को, इस दुल्हन को इस palanquin, इस ढोली या पालकी में ले जाते हैं, तो उस टाइम उनकी फीलिंग क्या होती है? इसके जो आंसर हैं वो इस तरह से हैं यहाँ पे। What are the feelings of the palanquin bearers as they carry the princess inside the palanquin? तो उनकी जो फीलिंग है उस टाइम वो इस तरह से हैं. The palanquin bearers are filled with joy and their hearts swell with pride as they carry the royal princess inside. जो ये palanquin bearers हैं उनकी फीलिंग जो है that is filled with joy, वो बड़े खुश हैं, and their hearts swell with pride, और उनको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, बड़ा इस पे वो प्राइड फील कर रहे हैं, क्योंकि जो ये प्रिंसेस हैं, रॉयल प्रिंसेस हैं या ये ब्राइड हैं जिसको ये इस पालकी में ले जा रहे हैं. द palanquin रॉयल प्रिंसेस इज़ नॉट अ बर्डन फॉर देम बट अ प्रिविलेज एज शी सिट्स एंड ड्रीम ऑफ हर फ्यूचर आफ्टर मैरिज. ये जो दुल्हन है इसमें, इस पालकी में, या जो ये शहज़ादी है जिसको ये ले जा रही हैं, ये उनके लिए कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक प्रिविलेज है, एक खसूसियत है, एक उनको एक एजाज़ दिया जा रहा है, क्योंकि वो जो दुल्हन है वो इस पालकी में बैठी हुई है और ड्रीम कर रही है, सोच रही है ऑफ हर फ्यूचर आफ्टर मैरिज, कि उसकी शादी के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर लाइफ कैसी होगी. सो डियर व्यूअर्स, palanquin bearers इस चीज़ पे बड़े खुश हैं और वो बड़ा प्राइड महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो इस दुल्हन को इस पालकी में ले जा रहे हैं. सेकंडली, सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है. लाइटली और लाइटली वी bear her along, she sways like a flower in the wind of our song. What are these opening lines of the poem suggest to of? Do you think that the palanquin bearers are sensitive to the presence of bride? ये palanquin bearers क्यों कह रहे हैं कि धीरे से चलो, धीरे से उसको उठाओ? शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ सॉन्ग, क्योंकि ये उस फ्लावर की तरह हैं, जो उस फ्लावर, उस नाजुक फूल की तरह हैं जो उस हवा के झोंके से इधर उधर हिल रहा है, झूल रहा है. व्हाट आर दीज ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोएम सजेस्ट ऑफ? ये जो ओपनिंग लाइन्स हैं, शुरुआती जो लाइन्स हैं इस पोएम की, ये चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को दर्शाती हैं, किस चीज़ को ये रेफ़र करती हैं. डू यू थिंक दैट द palanquin bearers आर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्राइड? आपको ये लग रहा है कि जो palanquin bearers हैं, कहारी हैं, पालकी उठाने वाले हैं, तो वो इस चीज़ को, इनको सेंस है कि इस पालकी में वो ब्राइड हैं, तो उसको आराम से ले जाना है. तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द मैनर इन विच दे आर कैरिंग द ब्राइड इन द palanquin. तो जो पोएम की शुरुआती ये लाइन्स हैं, लाइटली और लाइटली वी bear her along, she sways like a flower in the wind of our song, ये एक्चुअली इस मैनर को दर्शाती हैं जिससे हिसाब से वो इस ब्राइड को ले जा रहे हैं. द लाइन्स हैज दैट दे आर कैरिंग हर वेरी लाइटली. ये जो लाइन्स हैं ये हमें दिखाती हैं, हमें ये समझाती हैं कि वो उसको बड़े लाइटली, बड़े मध्यम आराम से, बड़े नाजुकी से उसको ले जा रहे हैं, नज़ाकत से ले जा रहे हैं. एज इफ़ शी वेर ए वेरी डेलिकेट थिंग, जैसे वो कोई बड़ी नाजुक चीज़ है, कोई बड़ी वो ब्रिटल चीज़ है, कोई बड़ी वो उसमें कोई नज़ाकत है. तो शी लुक्स लाइक ए फ्लावर स्विंगिंग इन द विंड, तो उसको वो उस फ्लावर से यहाँ पे उसको तशबी दे रहे हैं, तमसील दे रहे हैं, जो उस हवा के झोंके से इधर उधर हो रहा है, इधर उधर वो घूम रहा है. तो ये चीज़ इस पोइम में, इस जो पोइम्स की ये पहली लाइन्स हैं वो इस चीज़ को सजेस्ट करती हैं. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? पिक आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम. पोइम की जो राइम स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स उसमें कौन कौन है? द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज़ AABBCC. जो यहाँ पे हैं, अगर हम इसको देखेंगे डायरेक्टली, हम पोइम को देखेंगे यहाँ पे, इसकी राइम स्कीम ऐसे बनती है. ए अलॉन्ग और सॉन्ग, इसकी राइम स्कीम ए कंसिडर की जाएगी. फिर यहाँ पे स्ट्रीम एंड ड्रीम, ये बी कंसिडर किया जाएगा. फिर यहाँ पे सिंग एंड सिटिंग, ये CC कंसिडर किया जाएगा. AABBCC. तो वैसे ही जो यहाँ पे है, इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो फिर से वैसे ही बनती है, अलॉन्ग और सॉन्ग. जैसे वहाँ पे अलॉन्ग और सॉन्ग, ये फिर से वही बनेगा, टाइड एंड ब्राइड, ये इस हिसाब से इसकी जो राइम स्कीम होगी. और फिर सिंग और स्ट्रिंग, तो ये फिर से वही बन जाएगा. तो इसकी जो राइम स्कीम है वो इस तरह से
हो जाएगी AABBCC। तो ये राइम स्कीम इसी तरह से है। इसके बाद जो है द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, और इसमें राइमिंग वर्ड्स आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं। वो अलॉन्ग और सॉन्ग है, स्ट्रीम और ड्रीम है, सिंग और स्ट्रिंग है, टाइड और ब्राइड है। तो ये इसकी राइम स्कीम है, और इसके जो राइमिंग वर्ड्स है वो इस तरह से बनते हैं। तो इन द लाइन 4 द पोइट सेज शी फ्लोट्स लाइक ए लॉफ फ्रॉम द lips of a dream, and in line 10 she writes she falls like a tear from the eyes of a bride. Do you think that the poet has deliberately used the contrast? लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं, जो इसकी राइम स्कीम बनती है वो इस हिसाब से AABBCC। तो फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा AA, लेकिन ये जो टाइड और ब्राइड हैं क्योंकि ये इनमें से किसी से मेल नहीं खाती, तो ये DD बन जाएगी। फिर ये और ये टाइड और ब्राइड, तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा AADD, और फिर से स्ट्रिंग और सिंग, ये फिर से वैसे ही आएगा CC। तो ये इसकी राइम स्कीम है, इसमें ये DD यहाँ पे ऐड हो जाएगी क्योंकि टाइड और ब्राइड जो है इसकी जो राइम है वो बाकियों से अलग है, वो दूसरी किसी लाइन से ये मैच नहीं खाती। तो इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो शी फ्लोट्स लाइक अ लॉ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, वो उस लॉफ की तरफ है जो जस्ट लाइक द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, जैसे ख्वाब की कोई ड्रीम की वो लिप्स हो, होंठ हो, तो उनसे जो जैसी वो लाफ बनती है, निकलती है। तो शी फॉल लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्रीड, वो इस टीयर की तरह है, उस आंसू की तरह है जो दुल्हन की आंसू से गिरते हैं। तो यहाँ पे शायर ने कंट्रास्ट देने की कोशिश की है। ये हमको कह रहा है कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रास्ट शायर ने दी, एक तरह से वो लॉफ की बात करता है, फिर दूसरी तरफ से वो टीयर्स की बात करता है, तो बिल्कुल ये आपस में मुतजाद है। द पॉइंट हैज़ कॉन्शियसली यूज द डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट, शायर ने ये जो कंट्रास्ट है ये डेलिबरेटली यहाँ पे इस्तेमाल किया है। द पॉइंट हैज़ डन सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द टू कंट्रास्टिंग फीलिंग्स ऑफ द ब्राइड, शायर ने ये दो चीज़ें इसलिए डाई हैं क्योंकि जो ब्राइड है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो दोनों होती हैं उस वक्त। एक तरफ से वो तो खुश होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो उसका जो मूड होता है वो ऑफ होता है, वो उसकी जो फीलिंग आती है, एक तरफ से स्माइल या जो ये लॉफ आते हैं और दूसरी तरफ से ये टीयर्स आते हैं। ऑन द वन हैंड द ब्राइड इज ड्रीमिंग ऑफ ब्लिसफुल लाइफ विद हर हस्बैंड एंड बट ऑन द अदर हैंड शी इज डीप पेन ऑफ हिज सेपरेशन फ्रॉम हर किथ एंड किन। एक तरफ से ये ब्राइड सोचती है कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ जो नई ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी वो कैसी होगी, उस हिसाब से वो खुश होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो उसको अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, किथ एंड किन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे उसको अलग होना पड़ता है, तो वो उसके लिए एक पेन का सबब होती है। तो इसमें इन दो लाइन्स में शायर ने यहाँ पे कंट्रास्ट, शायरा ने यहाँ पे कंट्रास्ट या एक वो तजाद, एक वो इसमें करने की कोशिश की है, प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। इसके बाद जो है वो है पिक आउट ऑल द सिम्बलीज यूज्ड बाय द पोइट इन द पोइम। इस पोइम में शायर ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सिम्बली इस्तेमाल की हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिली इट्स द फिगर ऑफ स्पीच यूज टू कंपेयर टू क्वालिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्टिव्स और थिंग्स। तो फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक शायराना तालमी है जिसमें कोई दो चीज़ों की जो क्वालिटी हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। तो कैसे लेकिन इसमें एक चीज़ का हमको ख्याल रखना पड़ेगा, वर्ड्स सच एज लाइक और एज, इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ लाइक और शी इज़ एज, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है द पोएट कंपेयर द ब्राइड टू ए फ्लावर, शायर ने इस ब्राइड को, दुल्हन को फ्लावर के साथ कंपेयर किया है। शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ हर सॉन्ग, और यहाँ पे उसको स्टार के साथ कंपेयर किया है जो ये दुल्हन है। द पोइम इज़ फुल ऑफ सिमलीज, ये पोइम जो है बिल्कुल ही सिमलीज या जो इनको आप कहेंगे तशबीहात उनसे भरी हुई हैं। पिक आउट ऑल द सिमलीज यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम। अब हमको वैसे सिमलीज देखनी है जो शायर ने इस पोइम में डाली है, एम्प्लॉय की हैं। शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, वो उस फ्लावर की तरह झूमती हैं। शी शिकन लाइक ए बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम, वो उस बर्ड की तरह उस स्ट्रीम के फॉर्म पे चलती हैं। शी फ्लोट लाइक अ लॉफ फ्रॉम द ऑफ अ ड्रीम, वो उसके वो लॉफ की तरह, एक हंसी की तरह यहाँ पे उसको कंपेयर किया गया है। शी इज़ लाइक ए पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, वो उस धागे में मोती की तरह है, तो यहाँ पे इसको पर्ल के साथ कंपेयर किया गया है। शी इज़ लाइक ए स्टार, वो एक स्टार की तरह है। शी शिपिंग इज़ लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ ए टाइड, वो उस बीम की तरह, उस रे की तरह बिल्कुल चमकती हैं, शाइन करती हैं, जैसे वो टाइड पे होती हैं, कोई लहर पे होती हैं, जब वो सनलाइट उस पर फॉल करती है। शी फॉल इज़ लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड, वो ऐसे ही फॉल करती हैं, ऐसे ही गिरते हैं जैसे वो दुल्हन की आँखों से आंसू। तो यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं इनमें लाइक अक्सर इस्तेमाल हम देखते हैं, तो ये इस हिसाब से ये
सिमली में आता है, जो तशबीह जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्राइड है, दुल्हन है, इसको कई चीज़ों के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। पिक आउट द लाइन्स और पार्ट्स ऑफ लाइन्स दैट आर रिपीटेड, व्हाट इफेक्ट डज रिपीटेशन रेफरेन क्रिएट इन द पोएम। इस पोएम में जो कुछ लाइन्स रिपीट हुई हैं या जो रेफरेन हुई हैं, तो कौन कौन सी वो लाइन्स हैं वो हमको यहाँ पे देखनी है। अगर हम देखेंगे तो लाइटली वी बियर हर रॉन्ग शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, तो ये यहाँ पे रिपीट हुई है। या वैसे ही गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए परवाना सिटिंग, ये यहाँ पे रिपीट हुई है। यहाँ पे भी ये हैं। तो सॉफ्टली वही भी हर अलॉन्ग शी शैंक्स ने ही, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये फिर से यहाँ पे रिपीट होती हैं। लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए परवाना सिटिंग। तो इसमें कुछ लाइन्स हैं जो यहाँ पे रिपीट हुई हैं। तो द रेफरिंग यूज इन पोएम एडजस्ट म्यूजिक एंड रिदम, ये जो लाइन्स हैं ये इसलिए रेफरेन की जाती हैं ताकि इस पोएम में एक म्यूज़िक हो, एक तरन्नुम पैदा हो और एक रिदम, हम काफ़िया हम रदीफ़, तो वैसी चीज़ें इस पोएम में आ जाए ताकि ये एक सॉन्ग की तरह बन जाए, इसको गा सके तो एक राइम की तरह। सो ये कुछ लाइन्स हैं जो इसमें रिपीट हुई हैं ताकि इसमें एक म्यूज़िक या एक रिदम पैदा हो जाए, तरन्नुम जिसको हम बोलते हैं, म्यूज़िक। इसके बाद है रीड द पोएम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद मैचिंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम विद द रिलेटेड इमेजेस कवर्ड बाय देम। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमको इसके रिलेटेड चीज़ों से यहाँ पे कंपेयर करनी है। वो इस तरह से हैं जैसे यहाँ पे हैं। तो सिक्किम इज़ लाइक ए बर्ड, ग्लाइड मूवमेंट ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग ओवर अ स्ट्रीम, वो एक बर्ड की तरह चलती हैं। तो दैट मीन्स ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग ओवर ए स्ट्रीम, जो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर कभी कभी जहाँ अगर वो जाग या वो फोम से बनी होती हैं उस पर वो बर्ड, वो परिंदा चलता रहता है इधर उधर। तो वैसे ही है शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, स्वेज लाइक ए फ्लावर, स्विंग मूवमेंट ऑफ ए फ्लावर कॉज्ड बाय विंड, जब हवा के झोंके से वो जो फूल है वो इधर उधर हिलता है। फ्लोट्स लाइक ए लाफिंग फेस ऑफ ए फेरी ऑफ ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो यहाँ पे जो चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई खूबसूरत लड़की हो, उसके चेहरे पे जो एक हंसी आती है, लॉफ आती है, स्माइल आती है। हैंग्स लाइक ए स्टार, ए ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई, जैसे आसमान में वो तारे जो टिमटिमाते हैं उसकी तरफ ये रेफरेंस हैं। स्प्रिंग्स लाइक ए बीम्स ऑफ लाइट ऑन ए टाइड, जब सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती हैं तो उससे वो एक वो रिफ्लेक्शन आ जाती है, उसकी तरफ ये रेफरेंस है। फॉल्स लाइक ए टीयर, फॉल्स टीयर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम ब्राइड्स आइज, जो दुल्हन की आंखों से वो आंसू के कतरे जो गिरते हैं, बहते हैं, तो उसकी तरफ ये रेफरेंस है। तो इसके बाद जो है दैट इज़ डिस्कशन क्वेश्चन, ये हमको देखना है। पैलन क्वीन वाज द पार्ट ऑफ कल्चर रिसेंटली, जो पैलन क्वीन है, पाल की डोली का रिवाज था, वो हमारे कल्चर में थोड़े ही टाइम तक ये चीज़ें थी। कुछ ही टाइम हो गया कि ये चीज़ें अब नहीं हैं। तकरीबन आज से 40-50 साल पहले तक जो पालकियों का रिवाज था, इट्स जो हमारे खासकर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके टाइम में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती थी। इट्स स्टिल फाइंड इट इज़ वे इन फोक सॉन्ग्स एंड फिल्म सॉन्ग्स, जो फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत जिनको हम बोलते हैं, तो या जो फिल्म सॉन्ग्स हैं, जो फिल्म्स में जो सॉन्ग्स होते हैं, इनमें हमें ये चीज़ नज़र आती हैं अब भी। डू यू थिंक दैट सच पार्ट्स ऑफ कल्चर शुड बी प्रिजर्व, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए? गिव रीज़न इज इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपको इसका कोई रीज़न देना पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। देखिए ये हमारे कल्चर का हिस्सा है एंड वी नीड टू प्रिजर्व आवर कल्चर, क्योंकि अगर हमने अपने कल्चर को ही प्रिजर्व नहीं किया तो दूसरी चीज़ों को हम क्या प्रिजर्व करेंगे। और किसी भी कौम नेशन की जो उसका कल्चर होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, वो इनकी एक यूनिकनेस होती है जो उनको दूसरे दुनिया में एक ख़ास मुकाम, एक यूनिकनेस या एक अपनी आइडेंटिटी देती है। और कोई भी कौम नहीं चाहेगा कि उसका कल्चर ख़त्म हो जाए या उसका कल्चर डिग्रेडेशन में चला जाए, डाउनफॉल में चला जाए। तो हमारी ये इंडियन कल्चर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, चूँकि यहीं पे ये जो पालकियों का रिवाज था खासकर, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए और इन चीज़ों को एक तरफ से प्रमोट भी करना चाहिए, ताकि इससे हम दुनिया को दिखा सके कि हमारे कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है, इसकी यूनिकनेस क्या है या इसकी खुसूसियत क्या है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। इसके बाद में सजेस्टेड रीडिंग्स, कोरोमंडल फिशर्स, इसकी एक मशहूर पोइम है, ये हमने बचपन में पढ़ी थी, कोई 4th-5th क्लास में थी उस टाइम हमने ये पोइम पढ़ी थी। इट इज़ अबाउट द फिशर्स ऑफ द केरला, जो कोरोमंडल है केरला का एक इलाका, वहाँ के जो फिशर्स होते हैं, माहीगीर, उनके बारे में ये पोइम है। इसमें भी हमें इंडियन कल्चर
नज़र आता है। और दूसरा है द क्वीन्स राइवल, सरोजिनी नायडू की एक पोइम है ये। पिछला जो था पुराना जो सिलेबस था लिटरेचर का 11th-12th का, तो उसमें ये पोइम थी। उसमें भी हमें एक इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति नज़र आती है। इसके बाद जो फाइनली देयर इज़ अ कोट टू रिमेंबर, ब्यूटीज इन वेन देयर प्रेटी आइज में रोल, चार्म लाइक द साइड बट मेरिट विन इज द सोल। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑगस्टन एज से बिलोंग करता था, तो बड़ा ज़बरदस्त पोइट था। तो इसने लिखा है कि खूबसूरती अगर आँखों की हो या आपके चेहरे की हो, लेकिन फाइनली जो मेरिट है, जो खूबसूरती है, विन इज़ द सोल, वो जो है किसी की क्वालिटी है, जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल इज़ दैट हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। अगर किसी की खूबसूरती जो है अंदर की है तो फाइनली वही जीत जाती है। जो आपकी बॉडीली ब्यूटी है, बॉडीली चार्म है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। फाइनली जो आपकी इनर सोल है, आपकी इनर खूबसूरती है अंदर की, या आपकी कोई क्वालिटी है, अच्छी है, मेरिट है, तो वही फाइनली जीत जाता है। सो दिस इज़ अ कोट बाय अलेक्जेंडर पोप। तो ये थी हमारी पोइम दिस पैलनक्विन बियरर्स बाय सरोजिनी नायडू। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। दूसरे पोइम्स जो हमने देखे हैं उनसे थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ थी इसकी लैंग्वेज या उसकी जो स्टाइल थी, इसमें जो सिमलीज़ थी वो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी थी इनको एक्सप्लेन करने में, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो अल्लामा इकबाल की पोइम है द चाइल्ड्स प्रेयर, बच्चे की दुआ। एक्चुअली ये उर्दू की पोइम है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।